मेघा, तुम तो सुहाग रात के मामले में अनुभवी हो। अपन तो इस मामले में बिल्कुल अनाड़ी है। कहते हुए सुदीप नशे में झूमता हुआ पलंग पर औंधे मुंह गिर पड़ा। मेघा ने दिल में लगने वाले इस तीर को सहते हुए सुदीप को सहारा देकर सीधा किया और फिर गुमसुम सी बैठ गई। थोड़ी देर में सुदीप गहरी नींद में सो गया था, लेकिन मेघा की आंखों में नींद कोसों दूर थी। वह अभी भी विधाता के खेल को समझ नहीं पा रही थी कि उसने मेघा के साथ इंसाफ किया था या नाइंसाफी की थी। चांद जैसे जैसे आसमान पर चढ़ता जा रहा था, मेघा के दिल का जख्म नासूर सा बनता जा रहा था। पुरानी यादें चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूमने लगीं। नीलेश, मैं तो अब थक गई हूँ, चलो वापस होटल चलते हैं, मेघा ने हाफते हुए कहा था। तब नीलेश ने शरारत से उसे गोद में उठा लिया था और कहा था, मेघा, अभी तो हमारी जिंदगी की शुरुआत है, इसमें ही तुम थक गई तो इतनी लंबी जिंदगी कैसे काटोगी। मेघा ने फिर बच्चों की तरह मचलते हुए कहा था, नीलेश, तुम भी थक जाओगे, बस बहुत हो गया, कल फिर आएंगे, अभी तो होटल वापस चलो। नीलेश ने मेघा का सिर अपने कंधे पर रखकर सहारा दिया और दोनों गुमसुम से होटल लौटने लगे। थोड़ी दूर चलने पर मेघा ने फिर कहा, नीलेश, मैं खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली पत्नी मानती हूँ जो तुम्हारे जैसा पति मुझे मिला। इतना प्यार करने वाला, मम्मी पापा, बंगला, पैसा, तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार, क्या ये सब कुछ मुझे सहज ही नहीं मिल गया तुमसे शादी करके। और मैं क्या कम किस्मत वाला हूँ जो तुम्हारे जैसी सुंदर सुशील पढ़ी लिखी लड़की मुझे मुफ्त में मिल गई। दोनों के हंसने की सम्मिलित आवाज़ घाटी में दूर तक फैल गई थी। अपने कमरे में आकर नीलेश ने हीटर जला दिया और मोबाइल पर खाने का ऑर्डर देकर फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। मेघा फिर खिड़की के पास आकर मसूरी की अंधेरी गहरी खाइयों को देख रही थी। यदि खुदा न खास्ता वह इन खाइयों में गिर गई तब उसे कौन बचाएगा। ये तो इतनी गहरी और घनी है कि वह नीलेश नीलेश चिल्लाएगी तब भी आवाज़ ऊपर तक नहीं आएगी और तब वहाँ नीलेश की यादों में घुट घुट कर मर जाएगी। यह सोचते हुए उसका बदन पसीने से तरबतर हो गया। तभी नीलेश ने उसे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया था। फिर एकदम से अलग होते हुए बोला, अरे मेघा, तुम तो पसीने से तरबतर हो गई हो, माथा भी गर्म हो रहा है, तबीयत तो ठीक है ना। कहते हुए नीलेश डॉक्टर का पता लेने कमरे के बाहर जाने लगा। तब मेघा ने उसे रोकते हुए कहा, नीलेश, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ की गहरी खाइयों को देखकर डर गई थी। तब नीलेश ने हंसते हुए कहा था, मेघा, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की बात मन से निकाल दो और फिर मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो, यही मेरी तमन्ना है। अब माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। वेटर खाना लगा गया था। खाना खाकर नीलेश टीवी देखने लगा और मेघा अपने सास ससुर से फोन पर बातें करने लगी थी। हनीमून के 15 दिन कैसे गुजर गए मालूम ही नहीं हुआ। दोनों वापस दिल्ली आ गए थे और नीलेश फिर अपने कारोबार में लग गया। दोनों ने अपनी आपसी सहमति से 5 साल तक घर में कोई मेहमान नहीं लाने की योजना बनाई थी। एक दो बार जब मेघा की सास ने इस बारे में बात की तब मेघा की कुटिल हंसी से समझ गई कि अब उनका पुराना जमाना नहीं रहा कि इधर शादी हुई और उधर बच्चों की लाइन लगनी शुरू हो गई और यदि बच्चे नहीं हुए तो बहू पर लांछन लगाने शुरू हो गए। चांद अब उतार पर आ गया था, लेकिन मेघा की पथराही सी निगाहें बंद कमरे की दीवार पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। जीवन कितना क्षणभंगुर है, इसका एहसास उसे तब हुआ जब लंदन से वापस आने वाली फ्लाइट के क्रैश हो जाने से नीलेश उसे बिछड़ गया। सब कुछ जैसे नीलेश के साथ चला गया। बड़ा घर, सुविधा, आराम की सब चीजें मेघा को काटने दौड़ती थीं। एक दिन नीलेश के पिताजी इंद्र सक्सेना ने मेघा से कहा, बेटी, ये जिंदगी बहुत लंबी है, तुम्हें मैं आंसू बहाते देखता हूँ तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी करके हम तुम्हारे जीवन को फिर से खुशियों से भर दें। लेकिन मेघा इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए दिल से तैयार नहीं थी। वह चाहती थी कि नीलेश की याद के सहारे पूरी जिंदगी काट दे। एक दिन सुबह सुबह मेघा अपने ससुर के लिए चाय लेकर जा रही थी कि कमरे से आती आवाज पर उसके पांव दरवाजे के बाहर थम गए। कंपनी के वकील कह रहे थे, सक्सेना साहब, कानूनी तौर पर आपकी पुत्रवधू इस कारोबार और संपत्ति की हकदार है। यदि आप चाहते हैं कि आपके लड़के के नहीं रहने पर मेघा कानूनी तौर पर संपत्ति और कारोबार की हकदार नहीं रहे तो मेघा की शादी कर दें। इस पर सक्सेना साहब बोले, वकील साहब, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेघा की दूसरी शादी कर दूं। इससे समाज में मेरा नाम भी हो जाएगा कि मैंने अपनी पुत्रवधू को पुत्री के समान समझते हुए उसका घर बिना कहीं पूर्वाग्रहों के बसाया। फिर दोनों की जोर से हंसने की आवाज बाहर आई।
सक्सेना साहब अब रोज मेघा को अतीत की याद दिलाकर भविष्य सुधारने के लिए उकसाते। इधर मेघा की सास सब कुछ समझते हुए भी मेघा को ताने देते हुए कहती, अरे 3 साल में एक बच्चे को भी इस घर में नहीं लाई, उसी के सहारे ये बुढ़ापा हंसते खेलते गुजर जाता। कैसी मनहूस लड़की से मैंने नीलेश की शादी की थी। नीलेश के जाने के साथ ही नीलेश के माता पिता का व्यवहार मेघा के प्रति बेगाना सा हो गया था। और फिर कंपनी के वकील के साथ सक्सेना साहब की बात से मेघा डर गई थी। मेघा ने एक दिन अपने मायके जाकर वहीं रहने का अनुरोध अपने सास ससुर से किया, लेकिन वह इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। आखिर सब तरफ से हार कर मेघा सक्सेना साहब को अपनी दूसरी शादी की सहमति दे दी और एक शादी समारोह में मेघा की शादी सुदीप के साथ हो गई। सुबह की लाली आसमान पर छाने लगी थी। मेघा की पूरी रात जागते हुए बीती। सुदीप ने करवट बदलते हुए फिर कहा, मेघा तुमने तो पूरी रात ही बेकार कर दी। अरे थोड़ी देर के लिए मुझे नीलेश ही समझ लेती, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। कहते हुए मेघा कमरे से बाहर निकल गई। मेघा ने अभी किचन में जाकर चाय के लिए पानी गैस पर चढ़ाया ही था कि उसे सुदीप की माँ की आवाज सुनाई दी, अरे उस घर भले ही तू कुछ भी करती हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस घर में तुझे नहा धोकर ही किचन में आना होगा। बिना किसी प्रतिवाद के मेघा ने उनकी बात मान ली थी। सुदीप तैयार होकर ऑफिस चला गया। दोपहर को उसकी कुछ सहेलियां मिलने आईं। उनमें से तुली ने मेघा से कहा, मेघा कुछ भी कहे तू है किस्मत वाली, पहले नीलेश था और अब सुदीप। सच में हम तो एक से ही बंधे हैं। मेघा ने महसूस किया कि वह जहाँ से गुजरती है लोगों की अजीब सी निगाहों का सामना करना पड़ता है उसे एहसास होने लगा कि पुनर्विवाह एक 2 धारी तलवार की तरह है। लोग इसका एक पहलू देखते हैं, लेकिन दूसरा पहलू जिसे नारी भुगतती है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। अतीत, वर्तमान और भविष्य के चक्रव्यूह में नारी फंस जाती है। एक बार रात में सुदीप अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उसके दोस्त कह रहे थे, सुदीप तूने नीलेश की जूठन को क्यों स्वीकार किया? अरे तुझे तो एक से एक लड़कियां मिल जाती। तब सुदीप जो नशे में हो चुका था बोला, खन्ना ने इस शादी के लिए 5 लाख रुपए दिए हैं। इतनी बड़ी रकम के एवज में मेघा से शादी करना क्या बुरा है? और इसी के साथ सब लोग हंसने लगे। अब तक मेघा सभी पहलुओं से परिचित हो चुकी थी। समय अबोध गति से गुजर रहा था। मेघा जितनी सामान्य होने की कोशिश करती, रोज ही कोई न कोई ऐसी घटना ही घट जाती जिससे उसके अहम को चोट पहुंचती थी। सुदीप बात बात में उसे उसका अतीत याद दिलाता और ताने देता रहता था। मेघा सोचती कि क्या पुनर्विवाह करने वाली हर नारी को इस तरह की दोहरी मानसिकता में रहना पड़ता है। एक दिन जब सुदीप सुबह उठा तब कमरे में उसे मेघा नहीं दिखी। बिस्तर पर एक चिट्ठी रखी थी जिसमें मेघा ने लिखा था, सुदीप शायद पुनर्विवाह नारी के लिए एक दुखद पहलू ही है। हो सकता है इसके पीछे सोच अच्छी रही हो, नारी को असहाय समझते हुए सहारा देने की अवधारणा इसके पीछे रही हो, लेकिन जब सहारा एहसान सा दिखने लगे और नारी मन को ओछी मानसिकता के चलते घर बाहर सब जगह दूसरे दर्जे का स्थान मिले, वह भी जिंदगी भर तानों के साथ, इससे अच्छा तो यही है कि रास्ते ही बदल लिए जाएं। मैं ही तुम्हारी जिंदगी से हट जाऊं, इसीलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। तुम अपनी खुशी के लिए सुविधानुसार तलाक के कागजात भेज देना, मैं दस्तखत कर दूंगी। मेघा। चिट्ठी पढ़कर सुदीप एक बार तो सोच ही नहीं पाया कि यह क्या हो गया। साथ ही उसे मेघा की अंतः पीड़ा का भी एहसास हुआ जिसे उसने समझा ही नहीं था। पुनर्विवाह पुरुष के लिए भले ही सहज होता हो, परंतु नारी के लिए उतना ही कष्टप्रद हो सकता है जब उसे उसका पति ही सही परिप्रेक्ष्य में न ले। सुदीप ने तो सोचा था कि उसने मेघा से शादी करके उसके ऊपर बड़ा एहसान किया है, अब वह जिंदगी भर सुदीप के एहसान तले जीती रहेगी। लेकिन मेघा ने जल्दी ही वास्तविकता से उसे परिचित करा दिया था। सुदीप पश्चाताप की आग में चल रहा था। अगले ही दिन वह मेघा के मायके गया। उसे लगा मेघा ने ये सब बातें घर में बता दी होंगी, जिससे उसे मेघा के माता पिता और मेघा के रोज का भाजन बनना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हालात ने मेघा को इतना कठोर बना दिया था कि मानो उसे जहर का प्याला पीने की आदत हो गई थी। मेघा ने सहज ही सुदीप से पूछा, अब क्या लेने आए हो? सुदीप ने शर्म से सिर झुकाते हुए कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा दर्द समझने में मुझे थोड़ी देर लगी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ सकता। मुझे माफ कर दो मेघा। अतीत के दरवाजे आज से तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं। अब तुम और मैं केवल भविष्य की ओर बढ़ेंगे। पूर्व की तरह मेघा बिना कोई प्रतिवाद किए अपना सामान बांधने लगी सुदीप के साथ जाने के लिए, यह सोचते हुए कि शायद इसी तरह लोगों की सोच पुनर्विवाह के मामले में बदलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।